नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। देश में अगर किसी को व्यवस्था से, सरकार से या लोगों से शिकायत हो तो वो कहां करेगा? यह सवाल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि पुलिस में, अदालत में, किसी ट्राइब्यूनल में, प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने या फिर देश की संसद के सामने। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि देश में किसी संवैधानिक पद पर बैठा कोई आदमी अपने यहां के किसी मामले के लिए अरब देशों की मदद लेना चाहता है तो, और सिर्फ मदद ही नहीं लेना चाहता बल्कि भारत को यह धमकी भी देता है कि अगर देश के लोगों के रवैये में बदलाव नहीं आया तो अरब देशों के गुस्से से हिंदुस्तान में तबाही भी हो सकती है। यह शख्स है दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान, जिनको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रही कथित नाइंसाफी की शिकायत अगर वो लोग अरब देशों से कर देंगे तो एवलॉन्च यानी कि जलजला आ जाएगा। जफरुल इस्लाम ने एक फेसबुक पोस्ट में कुवैत का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का संज्ञान लिया। हैरानी की बात यह है कि जिस खबर के हवाले से जफरुल इस्लाम खान ने यह धन्यवाद ज्ञापन किया है, उस खबर को भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पहले ही नकार चुका है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की पोस्ट में उन्होंने एक तरीके से धमकी दी है कि हिंदुत्ववादी ताकतों, शुक्र मनाओ कि भारतीय मुसलमानों ने अब तक उन पर हो रहे अत्याचारों की अरब और मुस्लिम देशों से शिकायत नहीं की। सवाल यह है कि एक संवैधानिक ओहदे पर बैठा आदमी अगर यह सब बातें करे तो क्या उसे पद पर बने रहने का अधिकार है? जफरुल इस्लाम जैसे लोग ऐसी बातें करके क्या साबित करना चाहते? क्या भारत के मुसलमान अरब देशों के रहमो करम पर जिंदा है, या आजादी के 73 साल बाद भी इस देश में एक तबका ऐसा है जिसकी उम्मीदें और आस्थाएं अपने देश के संविधान के साथ ना होकर अरब देशों के साथ जुड़ी? दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान अपनी एक चिट्ठी पर सवालों के घेरे में आ गए। उन्होंने फेसबुक पर जारी की गई चिट्ठी में लिखा है कि भारतीय मुसलमानों का साथ देने के लिए कुवैत का शुक्रिया। हिंदुत्व कट्टरपंथियों ने सोचा था कि आर्थिक वजहों से मुस्लिम और अरब संसार भारत में मुसलमानों की प्रताड़ना पर ध्यान नहीं देगा। जफर ने यह तो साफ नहीं किया कि कुवैत के किस बयान या कार्रवाई पर उन्होंने शुक्रिया किया, लेकिन पिछले हफ्ते ट्विटर के कई हैंडल्स पर इस बात की चर्चा थी कि कुवैत ने भारत में इस्लामोफोबिया पर ओआईसी से दखल देने की मांग की है। हालांकि सोमवार को ही भारत का विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि कुवैत ने भारत के मामलों में दखल नहीं दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कुवैत के गैर आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर भारत को लेकर कुछ टिप्पणियां देखी हैं। कुवैत की सरकार ने हमें भरोसा दिया है कि वो भारत से दोस्ताना रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो भारत के अंदरूनी मामलों में किसी दखल का समर्थन नहीं करते। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया के अगले ही दिन जफरुल इस्लाम खान की चिट्ठी सामने आई। इसमें जफर कुवैत का शुक्रिया अदा करने के बाद आगे लिखते हैं कि कट्टरपंथी भूल गए कि भारतीय मुस्लिम इस्लामिक हितों पर सदियों की अपनी सेवा, इस्लामिक और अरबी स्कॉलरशिप में श्रेष्ठता, विश्व धरोहर को सांस्कृतिक और सभ्यता के योगदान की वजह से बड़ा सम्मान पाते हैं। शाह वलीउल्लाह देहलवी, इकबाल, अबुल हसन नदवी, वहीदुद्दीन खान, जाकिर नाइक जैसे अनेकों ऐसे नाम अरब और मुस्लिम संसार में सम्मान पाते हैं और घर घर तक उनकी पहचान है। कट्टरपंथियों, ध्यान रखो, भारतीय मुसलमानों ने अब तक अरब और मुस्लिम संसार से तुम्हारी नफरत के अभियानों, लिंचिंग और दंगों की शिकायत नहीं की है। जिस दिन वह ऐसा करने को मजबूर होंगे, कट्टरपंथी जलजला देखेंगे। क्या उनको हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है, जो उन्हें अरब नेशन को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग है और सब बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। इस पर अवलांच अर्थात एक सैलाब आ जाएगा, ये किस प्रकार की धमकी देने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं। और देखिए, खान साहब को अरविंद केजरीवाल जी ने अपॉइंट किया है। अरविंद केजरीवाल जी का यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति इस प्रकार का कमेंट हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ करता है, उसको तुरंत बर्खास्त करें। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की इस चिट्ठी के 2 दिनों पहले आयोग ने तबलीगी जमातियों के 28 दिन बाद भी क्वारंटीन होने पर सवाल उठाया था। मुसलमान जहां क्वारंटीन में हैं, वहां सुविधाओं पर नाखुशी जाहिर की थी। लेकिन फेसबुक पर डाली एक चिट्ठी में एक तरह से जफरुल इस्लाम खान ने हदें पार कर दी
और वो भी अरब और मुस्लिम वर्ल्ड के नाम पर। हाल ही में 101 बुद्धिजीवियों ने भी मुसलमानों से कथित भेदभाव पर जो खुली चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी अरब देशों से रिश्तों की दुहाई दी गई थी। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ AR कोहली साहब हैं, जो कि पूर्व राज्यपाल हैं। हमारे साथ सबा नकवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सलमान निजामी है, राजनीतिक विश्लेषक है, कश्मीर से आते हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संगीत रागी हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, RSS से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ अजय आलोक हैं, वो नेता है JDU के। राजीव त्यागी कांग्रेस के भी हमारे साथ होंगे अब से कुछ मिनट के बाद। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहला सवाल मेरा सलमान निजामी आपसे है। ऐसी क्या नौबत आती है कि इस देश में संवैधानिक ओहदे पर बैठे एक आदमी को, जिसे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया एक राज्य में, वो ये कहता है कि हम अरब देशों से तुम्हारी शिकायत कर देंगे और फिर देखना इस देश में तबाही आ जाएगी। अपने मुल्क के लिए ऐसी बातें कौन करता है भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, लेकिन OIC जो है, OIC ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बात जो है छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान में जैसे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जो है स्प्रेड हुआ, कहीं भी उसको धर्म का नाम नहीं दिया गया। हिंदुस्तान एक वाइड जगह है जहां कोरोना वायरस को ट्रेंड में ये लिखा गया कि ये वायरस जहाद है। तो ये जहाद वायरस जो है ये क्या था? और दूसरी बात, आपने देखा कि अगर तबलीगी जमात से कोई गलती हुई है, हम कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे थे जो मंदिरों में भी लाखों की संख्या पे थे। आपने कल सूरत में देखा, हजारों की तादाद में माइग्रेंट लेबरर्स सड़कों पे थे, उन्होंने भी गाड़ियां जला दी। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं और खासकर एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में जो वॉइसेस हैं, हमें मुझे नहीं लगता कि ये लाजमी है कि हमें बाहर की मदद लेनी चाहिए। हम यहाँ आप देखिए कि हमारे वहाँ जम्मू में आप देखिए, दो तरह की बातें क्यों करते हैं हमेशा? उसमें मुसलमान जो आप कश्मीर में रहते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद करते थे और कहते थे कि नहीं मैं हिंदुस्तानी हूं। आज आप कह रहे हैं कि संवैधानिक पोस्ट पे बैठे आदमी को ये जायज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है। वो सारी बातों का कवर आप देते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं उसको लिखना जायज नहीं है। सीधे सीधे दो टुक क्यों नहीं कह सकते कि भाई हिंदुस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश का दखल का मतलब नहीं बनता और इसकी निंदा होनी चाहिए। कोई भी आदमी जो ऐसी बात करता है, आप ही लोग अगर डिसोन नहीं करेंगे तो कई लोग तो खड़े हो जाएंगे ना इनके समर्थन में, ये देख के कि सलमान निजामी भी पैरवी कर रहे थे। आप मेरी बात सुनिए। आप, मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार जो है, जो स्टेटमेंट दे रही है, जब OIC ने स्टेटमेंट दिया उसको रेस्पॉन्ड क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं इंश्योर किया गया? आपने सुना नहीं अभी हिंदुस्तान की सरकार का वर्जन आपको सुनवाया हमने स्टोरी में? अरब के साथ अच्छे आपने सुना नहीं क्या? या आप किसी भी फेक हैंडल से हुए ट्वीट को देखकर प्रतिक्रिया दे देते हैं और ये मान लेते हैं कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वही सच है? आपने सुना नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान? आपको सुनवाया अभी हमने। छुपा कैसे सकते हैं साहब? आपने सुना नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? सच्चाई कैसे छुपा सकते हैं? आपने सुना नहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने यह एश्योर किया देश के मुसलमानों को कि वो हमले नहीं होंगे। जो एक सब्जी वाले, अभी आप OIC पर थे कि OIC की बात पर विदेश मंत्रालय ने क्यों नहीं बोला? अब आप कह रहे हैं कि सब्जी वाले पर विदेश मंत्रालय क्यों नहीं बोल रहा? सब्जी वाले पर विदेश मंत्रालय नहीं बोलेगा, उस पर गृह मंत्रालय और पुलिस बोलेगी। सलमान निजामी क्या कर रहे हैं आप? तो क्यों नहीं बोल रही? क्यों नहीं बोल रही? प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं उसकी निंदा की? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर कड़ी निंदा करते हैं? जब वो बार बार निंदा करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कहां है? क्यों चुप्पी है? वो क्यों नहीं बोलते कि भाई ये देश में बुद्धू बबुआ तो है नहीं जितना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता नहीं है चीजें क्या हो रही हैं। सीधे बोलिए ना कि आपको डर लग रहा है ये कहने में कि जफरुल इस्लाम ने असंवैधानिक काम किया है, उनको पद पर होने का कोई अधिकार नहीं है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहने में आपको डर क्यों लग रहा है? क्यों कांप रहे हैं आप ये कहने में? कार्रवाई करना 56 इंच के सीने वालों का काम है, मेरा काम नहीं है। मांगने में भी डर रहे हैं आप तो। कार्रवाई करना तो बात की बात है, आप तो कार्रवाई मांगने में डर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि अरब देशों से आप ही की शिकायत न करते हो। आप जो है अपनी कारनामों को छुपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो भाई साहब लिख रहे हैं वो नहीं, आपको सर ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों की जय जयकार करवा रहे हैं? जो चिट्ठी लिखी इन्होंने, लोग लाखों की संगीत तादाद रागी में सड़क पे निकलते हैं। सलमान और निजामी, वो प्रधानमंत्री को नहीं दिखता। ये जिन्होंने चिट्ठी लिखी इन्होंने जय जयकार करवा दी क्या आपकी? सूरत में क्या इस चिट्ठी के बाद आपको लगता है आपको सम्मान की नजर से देखेंगे लोग जब इसकी पैरवी करेंगे आप बैठ के?
आपको फूलमाला पहनाएगी पब्लिक। ये तो इंटरनेशनल, कल यूएन के सबसे बड़ी बॉडी ने कहा कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं कह रहा हूं। आपकी देश की छवि इस सरकार ने खराब कर दी, आपके पास आई है, नफरत फैलाई इस देश में। क्या किया 6 सालों में नफरत छवि? हमारी इंटरनेशनल अखबार पढ़िए आप, उसमें देखिए देश की छवि को आपने कितना नुकसान पहुंचाया है। मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, आप डर क्यों रहे हैं ये कहने में कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप कह रहे हैं 56 इंच वाले कार्रवाई करेंगे, वो करें ना करें, आप तो मांगने में भी डर रहे हैं। या फिर आप सीधे बोलना क्यों नहीं चाहते कि मैं इनके पक्ष में हूं, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं कहता हूं मैं पर्दे के पीछे से साथ दे रहा हूं। जैसा मैं हिंदुस्तानी बताता हूं अपने आप को, पाकिस्तान जिंदाबाद लिख के, वैसा ही मैं इनका विरोधी बता रहा हूं। विरोध में हूं कह के पीछे से समर्थन करता हूं मैं इनका। बोलिए ना। पहले नौबत नहीं आनी चाहिए कि दुबई को बोलना चाहिए कि इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान में फैल रहा है। अच्छा, दुबई को बोलने से पैदा हुई? अच्छा, ये बताइए ना, बोल रहा है आज सलमान जी बोल रहा है, सलमान प्रिंसेस बोल रही है, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि हमारी सरकार ऐसे लोगों के साथ है जो लोग इस्लामोफोबिक हैं। सलमान जी भाजपा का एक सांसद कह रहा है कि भाई मुसलमानों से आप सब्जी मत खरीदिए। सलमान जी, उसकी कल ही लानत मलानत हम यहीं बैठ के कर चुके हैं अच्छे से, कल ही यहां बैठ के उसकी लानत मलानत कर चुके हैं हम अच्छे से। आपकी दिक्कत यह है कि आप जिस दिन खुद टीवी पर नहीं है उस दिन आप शायद आंख नाक कान बंद कर लेते हैं और आपको देखना सुनना बंद हो जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे इस्लामोफोबिया वर्ड आता है तो आप एकदम एक्टिव हो जाते हैं और आपको लगता है कि आज मेरा दिन आ गया, और फिर आप पैरवी करने बैठ जाते हैं ऐसे लोगों की। लेकिन संगीत रागी, मेरा सवाल है कि आपने अरब देशों को चिट्ठी लिख भी दी, आजम खान भी गए थे एक बार यूएन हिंदुस्तान की शिकायत लेकर, तो क्या कर लेगा कोई? और इससे ये कौन सी जय जयकार करवा रहे हैं मुसलमानों की जिनके ये ठेकेदार बने घूमते हैं सलमान निजामी? रोहित जी एक चीज जान लीजिए कि अरब देशों से भारत को स्वतंत्रता, न्याय इत्यादि और सेकुलरिज्म के मामले पर कोई भी उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके यहाँ स्वयं ये सब चीजें नहीं, वो दूसरे को, दुनिया को उपदेश नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, जो जलजला लाने की बात कर रहे हैं, उनको एक छोटी सी बात मान लेते हैं कि एक छोटा सा इजराइल पूरे अरब कंट्री ने मिलकर उस पर 3 आक्रमण किए, उसका कुछ तो बिगाड़ नहीं सके आज तक। तो भारत जैसे उपमहाद्वीप के आकार के देश को, इतनी बड़ी ताकत को वो क्या कर लेंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, मुझे दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष जफर इस्लाम के फेसबुक से कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में जो आपने एक बात कही थी शुरुआत में, एक तबका, मैं सारे मुसलमानों के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक तबका ऐसा है आज भी, और वो बहुत बड़ा तबका है, जिसके मुंह पर संविधान है, दिल में अरबिस्तान है। मैं कहता हूं, देश जरा इसको पहचान, क्या यही है उन मुसलमानों की पहचान? इसको जरा ध्यान में रखना पड़ेगा। नकाब जब उतरता है तभी चेहरा वास्तविक दिखता है। 70 साल के सेकुलरिज्म ने हमको यह बताया है कि देश के अंदर एक मुस्लिम समाज का एक तबका ऐसा है जिसकी लॉयलिटी भारत से ज्यादा अरब वर्ल्ड के प्रति है। तबलीगी जमात उन्हीं लोगों में है, जमीयत उलेमा हिंद उन्हीं लोगों में से है, पीपीए ऐसे जो लोग, जो संगठन है, वो इन्हीं लोगों के संगठन है। और दुर्भाग्य है कि 70 साल के नकली सेकुलरिज्म ने इस देश को अंदर से इतना खोखला कर दिया है। आपने उनकी बात ध्यान से सुनी नहीं शायद। एक बात मुझे, उन्होंने आपके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप डराएंगे तो वो कहां जाएंगे, वो अरब से शिकायत करेंगे। सर एक बात बताएं, वो विरोध के नाम पर जो पैरवी कर रहे थे, आपने उसको समझा नहीं। उन्होंने कहा कि संगीत रागी जैसे लोग या बीजेपी के विधायक जैसे लोग डराएंगे तो फिर हम अरब के पास ही तो जाएंगे। सर मैं तो इसीलिए उनसे पूछ रहा हूं, कौन डरा है? हिंदू आज के दिन में डरा हुआ है। दुनिया में जब ये लोग बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम का डर एक वास्तविक डर है। इसलिए डर है कि दुनिया में काफिर और जिहाद के नाम पर यदि रक्तपात यदि हो रहा है पूरे दुनिया में, कोई एक इस्लामिक देश बता दीजिए या जहां इस्लाम के मानने वाले एक संख्या में काफी सब्सटेंशियल नंबर में है, क्या एक भी देश बिना आतंकवाद, बिना हिंसा, बिना रक्तपात के आज है क्या? ठीक है, ओके। ये सवाल इस्लाम के मानने वालों से अपने से पूछने की जरूरत है। और लेकिन आज जो है,
मैं सिर्फ परिप्रेक्ष्य में इतना लाना कहना चाहता हूं, भारतीय मैं परिप्रेक्ष्य इसको में ये वापस बात भारतीय बहुत परिप्रेक्ष्य साफ। में लेकर आना चाहता हूं। आप रोहित इसको जी, सर थोड़ा सा रोहित जी, बस रुकिए, दो थोड़ा सा सेकंड, संगीत जी 2 सेकंड, प्लीज। बस 2 आप सेकंड। जानते हैं, आप अक्सर डिबेट्स में आते हैं, आप जानते हैं, और लोग भी हैं। पहले जरा वो अपने कमेंट्स कर रहे हैं, उसके बाद आपको फिर मौका मिलेगा, आप अपनी बात रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सबा नकवी, भारत में अगर समस्या है, भारत में अगर कोई दिक्कत है, किसी चीज से शिकायत है, तो यूएई के प्रिंस से शिकायत करेंगे कि जाके कुवैत को चिट्ठी लिखेंगे? आप तो जानती हैं, चीजें कवर करती हैं। विदेश मंत्रालय ने बड़े साफ शब्दों में कहा कैटेगोरिकली कि कुवैत और भारत एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। भारत ने कुवैत की मदद के लिए वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम तक तैनात करने के लिए हामी भरी है। और अगर अनवेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल से कोई बातें आ रही हैं तो उनके आधार पर अपनी राय बना लेना उचित नहीं है। नमस्कार रोहित जी, मैं आपके कार्यक्रम में शायद पहली बार आई हूँ जी। तो एक दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमान हर चीज में हिस्सेदार हैं। ये जो एक तरीका बन गया है टीवी में, हम लोग बात ऐसे करते हैं जैसे हिंदुस्तान चल रहा है, फिर कुछ लोग हैं मुसलमान, उनके साथ कभी तकलीफ, उनके साथ कभी मुसीबत, कभी तब्दीली, कभी पितृभूमि, जन्मभूमि। मैं सब समझती हूँ कि क्या बात कर रहे हैं। जो पहले वाले है, कोई सावरकर वाला, उनका वो मक्का भी है, मदीना भी है, पितृ, वो मैं सब जानती हूँ। मैंने बीजेपी को 20 साल कवर भी किया है, इनके लीडर सबसे इंटरव्यू ले चुकी हूँ। ये सब जो हर चीज में आज मुसलमान हिस्सेदार है। और हमारा इतना महान मुल्क है, आज पूरा मुल्क हिंदी अंग्रेजी सब एक बहुत महान कलाकार की जल्दी मौत पे हम लोग सब अफसोस, आपका चैनल भी कह रहा है। तो लेकिन हमारे मुल्क में बड़प्पन भी है और बहुत छोटी छोटी गिरी हुई नीच चीजें भी है, और वो आजकल बहुत देखने को हम जो जिस तरह से हमारे कुछ एमएलए ने, एक भाजपा के एमएलए ने मुल्क को बेइज्जत किया, जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, ये सब चीजें जो जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान पे ओथ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे ओथ लिया, और उन्होंने इस तरह की चीजें कही, मेरे हिसाब से तो उनको निकाल देना चाहिए। मैं मानती हूँ प्रज्ञा ठाकुर को भी निकाल देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि गांधी के हत्यारे को की वो इज्जत करती है। हमारा हर चीज में हम हिस्सेदार हैं, हमें किसी विदेशी मुल्क से पैरवी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग चाहे कोविड में हो, सब आगे बढ़ के, चाहे डोनेशन में हो, चाहे काम में हो, हर चीज में मुसलमान आगे बढ़ रहा है, आगे हिस्सेदार है। आपने खुद कहा, आप आज पहली बार आई है इस शो में, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं और आपकी तारीफ करता हूं इस बात के लिए कि आपने बिना कोई इफ एंड बट लगाए अपनी बात कही। सलमान निजामी की तरह आपने उसको कवर करके मीठे शब्दों में ये जताने की कोशिश नहीं की कि बेचारा और क्या करता अगर चिट्ठी ना लिखता तो। सब लोग ऐसे खुल के क्यों नहीं कहना चाहते? अगर कल सब्जी वाले के कमेंट पर विधायक की मलानत हो रही थी और बीजेपी को उस पर मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, तो आप लोग आज इस तरीके से आवाज क्यों नहीं उठा सकते कि आज जो संबंधित लोग हैं वो इन सज्जन पर कार्रवाई करें और इनको बताएं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आप कोई मौलाना नहीं है जो कुछ भी कहेंगे और निकल जाएंगे ये कहकर कि इनको कोई जानता नहीं है इसलिए इनको छोड़ दो। आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं, सब आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए, उन्होंने फेसबुक में, मैं बिल्कुल जो जिन शख्स का भी उन्होंने जिक्र किया, शावलियुल्लाह, मैं जिस तरह के इस्लाम में मेरा पूरा इसमें मैं इस बहस में आना ही नहीं चाहती। मैं तो बिल्कुल वो गंगा जमनी तहजीब, सिंक्रेटिक, उस तरह की चीजों में मैं विश्वास रखती हूँ। तो लेकिन वो उनका फेसबुक पोस्ट था, हाँ, उनका वो फेसबुक पोस्ट था और मैं उससे सहमत हूँ ही नहीं। लेकिन ये कोई क्रिमिनल मसला है वो भी मैं नहीं मानती हूँ। हालांकि मैं मानती हूँ जब कोई इलेक्टेड इंडिविजुअल जब वो कहे, नफरत की बात कहे और एक समुदाय से कहे कि आप ये मत करिए, आप यहाँ मत आइए, वो उसमें आईपीसी के सेक्शन में सीधा क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं और उसको बीजेपी से तो निकाल देना चाहिए या पार्टी से तो निकाल देना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, मैं ये भी जानती हूँ। लेकिन मैं अपनी बात रख रही हूँ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने कहा है, उस तरह की उनको नहीं कहना चाहिए था। जैसे मैं कह रही हूँ, आज पूरा मुल्क एक बहुत महान आर्टिस्ट के लिए, हम सब, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान अफसोस कर रहे हैं, सब अफसोस कर रहे हैं, हम लोग सब, ये जो हम लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। मैं आपको मैं इरफान खान को उतना ही सम्मान करता हूं जितना इस देश का कोई भी नागरिक सम्मान करता है, लेकिन मेरा दिल आहत होता है जब मैं मुस्लिम तबके के ही सो कॉल्ड ऐसे लोगों को जिनको दुनिया फॉलो करती है ये कहते हुए देखता हूं कि जो आदमी
जो आदमी बलि के खिलाफ अपनी बात कर रहा था, उसको रमजान के महीने में ही जान गंवानी पड़ी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप फिर कह देंगे कि ऐसे लोगों को सुनता कौन है, इनको डिस्क्रेडिट कर दीजिए। डिस्क्रेडिट करने के लिए भी तो आप ही जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा ना। AR कोहली साहब, बीजेपी अपने विधायक पर कार्रवाई करे ना करे, यह बीजेपी को तय करना। हमारा काम सवाल उठाना। हमने सवाल उठाया, उन्होंने उसको शो कॉज नोटिस जारी किया। जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठा आदमी है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा? कोहली साहब, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। अगर कोई संवैधानिक पोस्ट पे है, जी 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 बोले। उसको हर शब्द को तोल के बोलना चाहिए, जी, सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसी घटिया बात उन्होंने की है जिसे सुन के मन आहत होता है कि ये लोग संवैधानिक पोस्ट पे कैसे बैठे हैं। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिसके भी वो अपॉइंटी हैं, वो सरकार उन पे एक्शन ले। मैं पहली बात कर दूं, हिंदुस्तान में 18 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। वो इस देश का पूरा भागीदार है। वो इस देश का नागरिक का बराबर का हिस्सेदार है। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी रक्षा करता है और उनको हर हक है। जब कोई भी सरकारी प्रोग्राम आता है किसी स्टेट में या भारत के देश में, तो उसके ऊपर ये नहीं किया जाता कि कोई प्रोग्राम है उस पर हिंदू या मुसलमान के नाम पे होता है। वो सबके लिए है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आज, कि संवैधानिक पोस्ट पे जब आदमी बैठा है तो वो ये समझे कि मैं अपने पद की गरिमा को खुद रखूंगा, और अगर नहीं रख सकता तो उस पर कार्रवाई होना आवश्यक है और निसंकोच उनको करना चाहिए। बाकी मैं सब बताता हूं कि हिंदुस्तान के चंद मुसलमान हैं जो बहुत ही छोटा तबका है, और वो हिंदुओं में भी है, वो क्रिश्चियंस में भी है। जब वो घटिया बात करते हैं, उनकी भर्त्सना करना हमारा कर्तव्य है। उनकी ऐसी की तैसी भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कानूनी भी अगर उनके ऊपर शिकंजा कसे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अजय आलोक, लेकिन दिक्कत तब आती है जब पटियाला में निहंग एक ASI का हाथ काट देते हैं, तो कोई भी सिख उनके समर्थन में खड़ा नहीं होता, कोई उनकी पैरोकारी नहीं करता। लेकिन तबलीगी जमात के लिए आए दिन नए प्रवक्ता खड़े हो जाते हैं। ये जफर इस्लाम खान ने जो बातें लिखी हैं, उनको बचाने के लिए सलमान निजामी ने किस किस तरीके से दलीलें देने की कोशिश की, वो आपके सामने रहा है। कहीं से छुपका नहीं हुआ है काम। तब क्या कीजिएगा अजय आलोक? देखिए रोहित, ये कोई नई बात नहीं है। जब तबलीगी जमात का मामला आया था, उस वक्त भी लगातार 29-30 मार्च से हम इस तरह की कमेंट सुन रहे हैं, और हम लोग शुरू से कहते थे कि तबलीगी जमात मतलब मुसलमान नहीं है। अब इसको किस फ्रेम में इसको फ्रेम्ड किया गया और इस्लामोफोबिया की चर्चा शुरू हुई। कुवैत से एक ट्विटर हैंडल शुरू हुआ, कुवैत और दुबई और हर जगह से इसको इस्लामोफोबिया पिछले 5-6 दिन से इसको ट्रेंड करवाया गया। तो ये यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को समझ में नहीं आता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। और खासकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे अरविंद केजरीवाल जी के चहेते, उनको तब ये बात याद नहीं आ रही थी जब अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत के 7-8 दिन तक लगातार तबलीगी कहते थे कि इनके कारण केस बढ़ गए, मरकज के कारण केस बढ़ गए। उस वक्त उनको समझ में नहीं आया था, उस वक्त उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जाहिर नहीं किया। आज जो ये बात कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैंने तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, तत्काल LG को और चीफ मिनिस्टर को उनको अपने पद से हटा देना चाहिए इस तरह की कम्युनल बातें करके, और खासकर भारत के मामला को कुवैत को धन्यवाद देने के लिए, जबकि कुवैत सरकार ने साफ कहा है कि हम कोई अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे। हद तो तब हो गई जब इन्होंने ओमान की प्रिंसेस को भी लपेटा, मोना जबेहात को। उनका खुद का ट्वीट है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये फेक न्यूज है। तो इस तरह से इन लोगों ने डेलिबरेट सोची समझी राजनीति के तहत, ये पक्का न पक्का ये पाकिस्तान सपोर्टेड होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान की बात OIC ने माननी बंद कर दी थी। कुछ दिन पहले हम सबको ये विदित है कि OIC ने भारत का समर्थन किया था, पाकिस्तान का नहीं किया था। और आज ये डेलिबरेट साजिश के तहत OIC देशों में कंफ्यूजन फैला के भारत के रिश्ते खराब करने की साजिश क्यों नहीं हो सकती है? और ये किसने ये शुरू किया है? और मुझे अफसोस है कि अगर देश का हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, खासकर मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग, अगर इस बात को प्रमोट करता है तो, क्योंकि भले ये देश उनका भी है, ये देश सिर्फ हम लोग का नहीं है, मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलिए। ये एक साजिश है जिससे भारत के रिश्ते को खराब करने की कोशिश की जा रही है और आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं।
ये कहते हुए कि बीजेपी सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया। तो बीजेपी सरकार को बदल दीजिए ना, चुनाव के बाद चुनाव आएंगे, बदल दीजिए अगर माहौल बीजेपी सरकार ने खराब किया है तो। लेकिन इस तरह की बातें करके ये माहौल तो ठीक नहीं होगा, माहौल तो और बिगड़ जाएगा। और ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे ऐसे पद पर बैठा के कहीं ना कहीं इस पद की गरिमा ही नहीं खत्म होती है, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। क्योंकि ये मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स या हिंदू इंटेलेक्चुअल्स अगर इस तरह का जहर उगलते हैं तो ये समाज के लिए खतरा है, चाहे कोई भी हो। इसलिए इस चीज पे हम लोग को बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ये हो ना हो, ये एक इंटरनेशनल साजिश है, उसका हिस्सा कम से कम भारत के लोग ना बने। ठीक। राजीव त्यागी, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा एक आदमी यह इशारा करता है कि साहब हम तो अरब से शिकायत कर देंगे जाके, तो क्या आम आदमी जो उसको देखता है कि ये इतना बड़ा ओहदेदार है, ये ऐसी बात कर रहा है, उसके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा क्या? और फिर जो परिस्थिति पैदा होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर आवाज नहीं आ रही है त्यागी जी आपकी। त्यागी जी माफी चाहता हूं, दोबारा आपको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं नेटवर्क को, आवाज नहीं सुन पा रहे आपकी। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके पास वापस चलेंगे। उसके पहले संगीत रागी, इस देश में एक के बाद एक ऐसे मामले आए हैं जहां धर्मगुरु सवालों के घेरे में आए, उनके टीवी पर लगातार बहसें चली, टीवी ने लगातार रिपोर्टिंग की, उनमें से कई को जेल जाना पड़ा, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन तबलीगी जमात का मामला जैसे ही आया तो देश को इस्लामोफोब की संज्ञा देने वाले कौन लोग थे? देखिए, यह सवाल आपने उठाया, बहुत वाजिब सवाल उठाया। देखिए, कोरोना जिहाद की बात क्यों की गई? इसलिए क्योंकि तबलीगी जमात जो है उसकी विचारधारा में जिहाद है, उसकी विचारधारा में काफिर का कॉन्सेप्ट है, उसकी विचारधारा में काफिरों की हत्या का कॉन्सेप्ट है। वो एक मध्ययुगीन इस्लाम की बात कर करके ये बातों को वो वाजिब ठहराता है। जो रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर हक्कानी नेटवर्क हैं, उनके साथ उनके संबंध हैं। मैं इसीलिए बात करता हूं, इसीलिए कोरोना जिहाद शब्द का निर्माण हुआ और जिस प्रकार से उसने अब बिहेव किया। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो दिल्ली जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुस्लिम सदस्य के जो उन्होंने कहा वो एक मुस्लिम सदस्य का विचार है, मुस्लिम समाज के विचारों का आईना है या इस्लाम का आईना है? जब हम ये बात करते हैं कि इनको यहां से हटा दीजिए, यहां पर इन्होंने ऐसा कहा, तो हम तत्कालिक बातों को एक प्रकार के एड्रेस करने की बात करते हैं। हम पॉलिटिकल इस्लाम की जो पूरी मानसिकता है और जो पूरे विश्व पटल में है, वो पूरी दुनिया में है, उसको हम किनारे करके, दरकिनार करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत के समाज में इस्लाम की जो वो जिहाद की सोच है, वो पैन इस्लामिज्म, जिसे अंबेडकर इस्लामिक ब्रदरहुड कहते थे या ये लोग भी कहते हैं, जो सलाफी इस्लाम के अंदर भी है, उसके मानने वाले विचारधारा की मानसिकता भारत के मुसलमान समाज के अंदर है। ठीक। और वो लोग हैं जो निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले को भी काफिर कहते हैं, जो अहमदिया मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं। तो हिंदुओं उनके लिए कितना बड़ा काफिर है और हिंदुओं का देश कैसे काफिर का देश है, ये सिर्फ समझने की बात है। आपका सवाल मैं सबा नकवी से पूछ देता हूं, उसके बाद सलमान निजामी आपके पास आऊंगा। सबा नकवी जो बात ये कह रहे हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं और होंगे, आप उनको मानते होंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे, इनकार नहीं करेंगे आप, मुझे यकीन है कि ऐसे लोग हैं, एक तबका होगा, वो चाहे जमात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, उसको डिसोन करने की जिम्मेदारी, उसको डिसोसिएट करने की जिम्मेदारी, उसको समाज से अलग रखने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, कोहली साहब की है, संगीत रागी की है, या आपकी और सलमान निजामी की है? देखिए, मैं सबसे पहले तबलीगी जमात, जिससे मेरी ज्यादा हमदर्दी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इंसान तो है, और वो आप एक बात समझिए, तबलीगी जमात वो कन्वर्ट करने में इतना इंटरेस्टेड है नहीं। वो कहते हैं कि मुसलमान कैसे अच्छा मुसलमान बने, यानी कि जो कवाली आप बंद करिए सब। रागी वो सुनती रही आपकी बात ना, आप एक एक करके बोल लीजिए, मुश्किल होता है ना ऐसे एक साथ बोलना दोनों। वो बोल ले पूरा, फिर बोल लीजिएगा। इंटरेस्ट नहीं है उनका कि मुसलमान कैसे सही मुसलमान बने, ये उनपे ये लगे हुए हैं उस पे कि आप संगीत छोड़िए, आप कुरान। और ये अफसोस की बात ये है कि निजामुद्दीन नाम, वो इलाके का नाम अब तबलीगी के वजह से बिल्कुल बदनाम हो गया है। उनका हेडक्वार्टर्स वहीं पे है,
और ये भी पूछना चाहिए कि उनको वीजा कब तक किसने दिया, किस सरकार ने क्यों दिया, और जब डोवाल साहब वहां पहुंचे 28 को, उसके बाद उनके लीडर कैसे गायब हो गए, ये सवाल है। हम लोग सब पूछ सकते हैं। लेकिन ये लोग दुनिया भर, इनका काम क्या है, वो जाएंगे, प्रीच करेंगे, कहेंगे कि आप बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल, 5 बार नमाज पढ़िए, बिल्कुल प्योरिटन, आप इस तरह के कपड़े के पहनिए, क्योंकि कहा जाता है कि प्रॉफिट के जमाने में लोग इस तरह के पजामे, वो दाढ़ी जिससे पूछा नहीं है, इस तरह की उनकी बिलीफ सिस्टम है। और लेकिन उनका जोर ये है प्योरिटानिकल सिंपल लाइफस्टाइल, और मुस्लिम को दिखाएं कैसे अच्छे मुस्लिम हो। उनका एक गोल नहीं है। लेकिन उनका अच्छा मुसलमान आपको पसंद नहीं है, आपको सूट नहीं करता। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने आपके प्रीवियस का जानते नहीं है, उनका एक गोल जो नहीं है कि वो, इसीलिए उनको सारे रेजीम उनको सपोर्ट करते हैं। वो पॉलिटिकल इस्लाम जो जिहाद ओवरथ्रो की बात करता है, वो इसमें नहीं है। ये लोग इसलिए इनको वीजा मिलते हैं। तो सबा जी को उनको मेरा एक सेकंड मेरे को सवाल, संगीत जी प्लीज, मैं मानता हूं, संगीत जी मैं जानता हूं आप पॉलिटिकल इस्लाम पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना सर कि आप थोड़ा प्लीज एक एक करके बात कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, सबको समझ में भी आएगा। तो करते हैं इस्लाम मुस्लिम के तरफ। सबा जी, इनका गोल जो है, सबा नकवी, मैं मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, लेकिन इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगी कि मैं अरब देशों को चिट्ठी लिखूंगा और मैंने अगर हिंदुस्तान के मुसलमान ने तय कर लिया और अरब देश यहाँ पे जलजला ला देंगे, इसको कैसे जस्टिफाई कर देंगी, चाहे वो कोई प्योरिटेरियन बात करते हो, जिहाद की बात ना करते हो? मैं कहां जस्टिफाई कर रही हूँ? मैं ये नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर रही हूँ। मेरी राय बीच की राय है, और मैं सबसे पहले बार बार कह रही हूँ, हर चीज में मुसलमान हिस्सेदार है। वो आर्टिस्ट है, वो म्यूजिशियन है, वो संगीत लिख रहा है। तो ऐसे लोगों से डिसोसिएट करने की जिम्मेदारी खुद को किसकी है? मेरी है। मैं लोगों को बताता रहूं कि ये सच्चा मुसलमान नहीं है, या आप बताएंगे, या कोई मौलाना फतवा देगा उसमें? मैं क्यों कौन क्यों बताया भाई? आप क्या सबके लिए फतवा मतलब? नहीं, तो फिर आपको ये बुरा क्यों लगता है कि तबलीगी जमात की वजह से सबको एक जैसा समझा जाता है? अगर आप अपने को डिसोसिएट नहीं करेंगे तो फिर सब आपको वैसा समझेंगे। आप कह रहे हैं कि सबको एक जैसा समझा जाता है? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर कोई गलत है तो आप लोग गलत कहिए, तो तब तो लोगों को पता लगेगा। सबा नकवी, इस देश ने पूरा एक दशक ऐसा देखा है और आपने उसमें रिपोर्टिंग की है जब इस देश के सिख समाज को एक ही नजर से देखा जाता था, लेकिन आज उस सिख समाज को किस नजर से देखा जाता है? आज उस देश के सिख समाज को देखा जाता है देने वालों की नजर से, खाना खिलाने वालों की नजर से, सेवा करने वालों की नजर से। वो अपने बारे में परसेप्शन उन्होंने बदला ना, तो ये परसेप्शन आप ही को बदलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं कहती हूँ, मैं आपको एक बात भी बताऊं, ये मीडिया हिंदू मुस्लिम स्टोरीज खोज करती है। अच्छा, आंखें बंद कर ले, देखना बंद कर दे कि इसने फेसबुक पोस्ट पे क्या लिखा, तो सब ठीक हो जाएगा। आप करती हैं आंखें बंद? आपने देखा नहीं सब्जी वाले विधायक को कल? आपने आंखें बंद की उसकी तरफ? बिल्कुल नहीं की मैंने आंखें बंद। मैं कभी आंखें बंद नहीं करती रोहित जी। तो फिर आप वही पढ़ाइए ना जो आप खुद करती हैं। चलिए, नहीं चलिए, मैं क्या कहूँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। हर चीज में मुसलमान हिस्सेदार है, और मुसलमान के ऊपर क्यों एक्स्ट्रा बर्डन हो? हर एक जिस दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है हमारे मुल्क में, आप चाह रहे हैं कि मैं वहां के मुसलमान से जाके कहूँ भैया ऐसे मत करो? उसमें बहुत तेज लोग भी हैं, बेवकूफ भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत गरीब भी हैं, लेकिन ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में मुसलमान गरीब है। आप ये भी जानते हैं रोहित जी, गरीब है नॉर्थ इंडिया में। नकवी के एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी अगर ऐसी बात करेगा, तो जो गरीब आदमी, जो सामान्य सा आदमी, जो अपनी दिन की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है, वो तो यही सुनेगा ना कि हमारे आयोग के अध्यक्ष ने ये बातें कही हैं। वो बेचारा अपनी सोच वैसे बना लेगा। सब्जी बिकनी उसकी बंद होगी, जफरुल इस्लाम की सब्जी बिकती रहेगी। वो तो फेसबुक पोस्ट लिखेंगे और निकल जाएंगे। मैं नहीं मानती कि जफरुल इस्लाम का फेसबुक पोस्ट की जायज था, उनको नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में है। लेकिन आप एक बात का भी ध्यान करिए जी, हुई है हिंदुस्तान में, बहुत सारी चीजें हुई है जिससे सोचने वाला मुसलमान बहुत नाराज है। मैं कह रहा हूं नाराजगी होना, जहां आपने ये कह दिया कि मुसलमान भी बराबर का हिस्सेदार है, वहां नाराजगी होना, वहां शिकायत करना वो अधिकार है, लेकिन उस अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी भी होगी। और सलमान निजामी, जिम्मेदारी होगी तो आप अरब मुल्कों के दरवाजे जाके दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, वो सुपर अरब सिंड्रोम आपको छोड़ना पड़ेगा।
जो आपको अपना मानता तक नहीं है, आप उसकी दुहाइयां नहीं दे सकते इस देश में बैठकर संविधान पे होते हुए भी। प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने के बाद स्टेटमेंट दिया, हमने उसको स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और वो स्टेटमेंट ये था कि कोरोना वायरस को धर्म का रूप मत दीजिए, इसको धर्म के साथ ना जोड़िए। अभी त्यागी जी यहां बोल रहे थे तबलीगी जमात जिहाद फैला रही है। अब आज तबलीगी जमात के लोग जो है, मैं कहता हूं गलती हुई उनसे, बहुत से लोगों से गलती हुई, लेकिन आज तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहे हैं। क्या त्यागी जी डोनेट कर रहे हैं? मुझे दिखाइए। आप क्यों नहीं करते स्टूडियो से बाहर और डोनेट कर रहे हैं अपना प्लाज्मा? एक थेरेपी सक्सेसफुल हुई और उसके बाद जो है दिल्ली सरकार ने रिक्वेस्ट की कि तबलीगी जमात को ब्लड डोनेट करना चाहिए। यही समाज में भी हो रहा है। वो प्लाज्मा डोनेशन थेरेपी, उसके ऊपर सवाल खड़े हुए जिसका आप चाह रहे हैं कि आपको रॉयल्टी मिल जाए। वो प्लाज्मा डोनेशन वो काम का नहीं है जिसपे आप रॉयल्टी मांगने लग गए हैं, बैठ गए हैं। अभी गांव बसा नहीं है, आप मांगने पहले आके खड़े हो गए, लेकिन नहीं मुझे इसकी रॉयल्टी दे दो। थेरेपी सक्सेसफुल तो हुई, दिल्ली सरकार ने कहा। कल सुना नहीं है आईसीएमआर ने क्या कहा? थेरेपी सक्सेसफुल हुई, एफर्ट लगाए, ब्लड डोनेट किया गया, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। तो आप प्लाज्मा डोनेट कर रहा है कोई, इसलिए आपको यह अधिकार हो जाता है कि मैं अरब मुल्कों को चिट्ठी लिखूं और उनसे कहूं कि आप गुस्से का जलजला ले आओ हिंदुस्तान पे। इस देश को बर्बाद मत उससे जस्टिफाई हो जाएगा। आपने प्लाज्मा दिया, इसका मतलब कि आप अरब मुल्क को चिट्ठी लिख देंगे या पाकिस्तान जिंदाबाद करने लगेंगे। और मैं आपको कहूंगा सलमान निजामी बहुत बढ़िया, या कल को आप हत्या कर देंगे और आज आंखें दान करेंगे तो मैं आपकी जय जयकार करूंगा। नफरत बढ़ रही है। सलमान निजामी कल आप हत्या कर देंगे और आज कहेंगे मैं आंखें दान कर रहा हूं तो आपकी जय जयकार होगी क्या? रहेंगे तो आप तब भी हत्यारे। कहती है कि देश में हिंदू मुसलमान नफरत बढ़ रही है, तो इसलिए आपने कहा अरब देश को चिट्ठी लिखना जायज है। कल का स्टेटमेंट जो यूनाइटेड तो इसलिए अरब मुल्क को चिट्ठी लिखना जायज है। डिबेट करिए ना उस पे। बीजेपी का एक नेता अगर ये बात कह रहा है तो आप अरब मुल्क को चिट्ठी लिख देंगे, है ना? आप यूएई के प्रिंस के पास चले जाएंगे दरवाजे मैं कह रहा हूं अरब हाय मुझे बचाइए। यहाँ हिंदुस्तान इससे पहले कितना बचाया उन्होंने आपको? हमारे हिंदू 1920 में भी हिंदुस्तान ने चिट्ठी लिखी थी तुर्की के खलीफा को, क्या हुआ था? अपनी बात उठाते हैं हिंदू मुसलमानों के लिए। 1920 में भी हिंदुस्तान से चिट्ठी लिखी गई थी मेरी बात तुर्की के सुनेंगे खलीफा को, क्या हुआ था? क्या कर लिया था तब? क्या आपको नहीं लगता आप इस तरह की हरकतें करके हिंदुस्तान के उस गरीब मुसलमान की ऐसी की तैसी करवाते हैं? आपके घर तक कोई नहीं पहुंचता, वो बेचारा सड़क पे मारा जाता है आप लोगों की हरकतों की वजह से। साहब छोड़िए अरब को, कल का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो रिपोर्ट आया उस पर जवाब दीजिए। वो कह रहा है कि 2002 से आज तक इतने हादसे हुए, 2014 और आज तक जो है मॉब लिंचिंग हुई। क्या इसको आप छुपा सकते हैं? तबरेज अंसारी हो, अखलाक हो, पहलू खान हो, उसकी लिंचिंग हुई। हर दिन टीवी पे बोला जाता है कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जिहादी हैं। इसको आप रोक सके? सलमान, आपने मौका दिया बाहर के मुल्कों को आवाज उठाने के लिए, आपने इस देश को बदनाम किया, आपने इस देश को लेट डाउन कर दिया। 100 बातों से सहमत हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी वो सवाल जस का तस रहेगा। राजीव त्यागी आ गए, एक सवाल लेने की कोशिश करता हूं। आप उनको बार बार याद कर रहे थे, उन तक आवाज जारी है। अगर राजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है सुन पा रहे होंगे। 100 बातों पर भी क्या यह जस्टिफाई हो सकता है कि कोई अरब मुल्कों को चिट्ठी लिखने की धमकी दे और कहे कि शुक्र मनाओ हिंदुत्ववादियों की हमने अरब मुल्कों से नहीं कहा वरना यहां जलजला आ जाता? क्या उनकी बात को मान्यता दी जा सकती है? वो भी एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए। जिस भी व्यक्ति ने कृत्य किया है उस व्यक्ति की पार्टी का जो ऑफिशियल प्रवक्ता है उस पर स्पष्ट बताया कि कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सरासर गलत है। देश में संविधान है और देश के संविधान से लेकर के देश की आजादी से लेकर के देश को 72 साल में प्रगति की राह पर लाने का कार्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई प्रत्येक भारतीय ने किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए एक शेर पढ़ देता हूं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई है, हमने इंसान बनने की कसम खाई है। तो ये लोग, कुछ लोग हैं दोनों तरफ से, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी हैं, जो दोनों तरफ से आग लगाते हैं और मरता है आम हिंदुस्तानी, मरता है आम हिंदू, मरता है आम मुस्लिम। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सलमान निजामी के किसी भी वक्तव्य का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप अपना वक्तव्य दे सकती है। मैं आपको एक चीज दुरुस्त कर देता हूं, आप यहां पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर हैं। ना ही सलमान निजामी को हमने आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर बिठाया है, ना ही उनका परिचय दिया है आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर।
नहीं मैं आपको पहले ही दुरुस्त कर देता हूं। इसको कह रहा हूं, देखिए इसलिए इसको कह रहा हूं कि सलमान निजामी को कई बार कोट कर दिया जाता है कि कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, तो कांग्रेस को डिफेंड ना करे, कांग्रेस डिफेंड करने के लिए अपना सक्षम है। 21 तारीख को रोहित जी, 21 तारीख को मैंने ट्वीट किया था, देश के नागरिकों से अपील, देश के हिंदुओं को, आम मुसलमानों की रक्षा के लिए और देश के मुसलमानों को अरब देश के ताकतवर व्यक्तियों के किसी भी बात बयान पर ध्यान नहीं देने के लिए तैयार रहना होगा। मुल्क के दोनों ही धर्मों के एक दूसरे को प्यार करने वाले ज्यादा बड़ी संख्या में है। त्यागी जी, दो चीजें आपने इस पर ट्वीट किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन दो चीजें, एक, कुवैत से आने वाले जिन कथित बयानों का हवाला देकर सलमान जी खुश हुए, या इन सज्जन ने, जफरुल इस्लाम ने इतनी बड़ी चिट्ठी लिख दी अरब मुल्कों को, वो किसी आधिकारिक हैंडल से नहीं, किसी फर्जी हैंडल से डाली गई चीजें थी। जो बातें सलमान निजामी लगातार पिछली काफी देर से कह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने कहा, तो वो USCIRF के स्टेटमेंट हैं, वो अमेरिकी सरकार के स्टेटमेंट नहीं है, अमेरिकी सरकार के बयान नहीं है। अजय आलोक, अगर किसी का भी बयान उठाकर, किसी की भी बात उठाकर जिसका कोई आधिकारिक औचित्य नहीं है, सलमान निजामी या जफरुल इस्लाम देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई तो जो करनी है वो अरविंद केजरीवाल जी को करनी है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को करनी है। वो क्या कार्रवाई करेंगे अब ये उनके विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने चिट्ठी भी लिखी तो किसको लिखी? OIC को रेफर करते हुए कुवैत को चिट्ठी लिखी। OIC है क्या? सलमान निजामी से मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं OIC की आज तक आवाज निकली जब चीन के जिनजियांग में आपके मुसलमानों भाइयों को कत्लेआम कर दिया जाता है? क्यों नहीं OIC ने आज तक आवाज उठाई जब पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान और बाकी मुसलमानों का कत्लेआम होता है? OIC चुप रहता है। डबल स्टैंडर्ड। OIC इतना कमजोर मुल्क है और OIC के ज्यादातर सदस्य, 57 सदस्य में 55 सदस्य तो भारत के समर्थन में है जी। कुछ दिन पहले ही OIC को अपनी हकीकत पता चल गई थी जब पाकिस्तान के न चाहने पे भी OIC ने भारत का साथ दिया था। दुबई में सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दे चुका है OIC। तो ऐसे ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस के आप उनकी वकालत न करें, यह देश की स्वाभिमान और देश का बात है। जैसा कि अभी राजीव त्यागी जी ने कहा कि देश के आगे कुछ नहीं है। ठीक, ऐसे ऐसे लोग जो हरकत करते हैं कि अपने देश के मामले को उठा के कुवैत या अरब में जाएंगे, तो फिर क्या बात रहेगी? कल तो पाकिस्तान चले जाइए, बोलिए कि उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है, कुछ करोगे जिहादियों तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चला देगा। ये तो वही मानसिकता हो गई ना। ठीक, तो इससे ज्यादा दूषित मानसिकता क्या हो सकती है? तो ये एक सुर में सबको कंडेम करना चाहिए। ठीक, चाहे कुछ भी हो, इस सुर में नहीं आना है। ठीक, देश रहेगा, सबको ही है, आपका भी देश है, हमारा भी देश। कुवैत या अमेरिका के नाम पर किसी भी अनाधिकारिक हैंडल से आने वाले बयानों को देखकर खुशी से उछल पड़ने वाले लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि औपचारिक तौर पर उन देशों ने भारत के लिए क्या स्टांस रखा है, और अगर वो किसी फर्जी बयान को आधार बनाकर खुश होकर अपने ही मुल्क को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, तो असल में अपने देश के नागरिकों का नुकसान वो कर रहे हैं। असल में इस्लामोफोबिया वो खुद खड़ा कर रहे हैं, जबकि दावा वो ये करते हैं कि वो खुद धर्म के ठेकेदार हैं।